हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम। तो देखिए, स्टेबिलिटी इज़ बेसिकली द बैलेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनर्जी एंड नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ डिफरेंट बायोजियोकेमिकल साइकिल्स एंड स्टेबल कंडीशंस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो देखिए, इसमें तीन चीज़ें हैं ध्यान देने की। पहली बात कि जो इनपुट और आउटपुट एनर्जी है उसमें बैलेंस बना रहे। दूसरी बात, जो डिफरेंट डिफरेंट तरह की बायोजियो केमिकल साइकिल्स हैं जिनके द्वारा न्यूट्रिएंट्स का साइक्लिंग और रिसाइक्लिंग होता रहता है, वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग करती रहें। और तीसरी बात कि जो कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट्स हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका जो अलग अलग तरह का कंसंट्रेशन होगा उसमें एक रूपता बनी रहे, मतलब वो निरंतरता बनी रहे, उनमें कॉन्स्टेंसी बनी रहे। ठीक है, स्टेबिलिटी ये तीन चीज़ों से मिलकर बनी है। अब इसको हम कई तरह से देख सकते हैं। एक है नो ऑसिलेशन स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि ऑसिलेशन नहीं होना चाहिए। जो स्पीशीज़, जितने तरह की स्पीशीज़ उस इकोसिस्टम में हैं, वो स्पीशीज़ उतने तरह की, उनमें से कोई कम नहीं होना चाहिए। उतने तरह की स्पीशीज़ बनी होनी चाहिए, और अलग अलग स्पीशीज़ में जो अलग अलग इंडिविजुअल नंबर्स हैं वो भी बने रहने चाहिए। वो कम नहीं होने चाहिए, या बहुत ज़्यादा किसी में कम ना हो जाए, ना किसी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, तो ये है नो ऑसिलेशन स्टेबिलिटी। अब जैसे कोई एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ में इंडिविजुअल की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी तो वो अदर बायोडाइवर्सिटी पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालेगी, अदर स्पीशीज़ की फंक्शनिंग पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डाल देगी। ठीक है, तो यही है। दूसरी चीज़ है स्टेबिलिटी रेजिलियंस। यहाँ इकोसिस्टम के रेजिलियंस का मतलब ये है कि कोई ऐसा एक्सटर्नल फैक्टर आ गया जिससे इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, उसकी फंक्शनिंग प्रभावित हो गई। जैसे मान लीजिए फ्लडिंग है, किसी एरिया में फ्लडिंग हो गई, उस जगह का इकोसिस्टम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गया, लेकिन उस एक्सटर्नल फैक्टर के हटते ही नॉर्मल फंक्शनिंग शुरू हो जाती है, तो वो स्टेबिलिटी रेजिलियंस में आता है। तीसरा होता है इलास्टिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि अगर कोई लार्ज स्केल डिस्टर्बेंसेस भी हो रहे हैं किसी नेचुरल इकोसिस्टम में, तो भी उन डिस्टर्बेंस के ख़त्म होते ही फिर से स्टेबिलिटी स्थापित हो जाए, तो ये इलास्टिक स्टेबिलिटी है। उसके बाद है साइक्लिक स्टेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि जो एक्सटर्नल चेंजेस जो बराबर हो रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे मान लीजिए हो रहे हैं, तो उसके प्रति भी वो अपना एक साम्यावस्था स्थापित कर ले, उन डिस्टर्बेंसेस के बाद भी एक स्टेबिलिटी हर बार स्थापित हो जाए, तो वो होती है साइक्लिक स्टेबिलिटी। देखिए, स्टेबिलिटी में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि उसकी मैकेनिज़्म क्या है। तो ये होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म के तहत इकोसिस्टम अपनी स्टेबिलिटी बनाए रखता है। होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि ये कोई भी एक्सटर्नल चेंज जब होता है तो वो इकोसिस्टम की एक आंतरिक मैकेनिज़्म होती है जो उसको रेजिस्ट करती है कि वो चेंज बहुत असर न डाले। अब बशर्ते कि वो चेंज इतना बड़ा ना हो जाए कि इकोसिस्टम की कैरिंग कैपेसिटी को ही पूरी तरह से प्रभावित कर दे। जो उसकी इकोसिस्टम का जो रेजिलियंस है वो पूरी तरह से प्रभावित ना हो जाए। ठीक है, तो बाकी होम्योस्टैटिक मैकेनिज़्म के थ्रू वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है। There is inbuilt self-regulating mechanism in a natural ecosystem through which any change in the ecosystem is counterbalanced by responses of the system to the change, and ultimately ecosystem stability is restored. अब देखिए, डाइवर्सिटी स्टेबिलिटी थ्योरी का मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी और जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी किसी इकोसिस्टम में, वो इकोसिस्टम उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि एनर्जी और मास फ्लो के बहुत सारे पाथवेज वहाँ उपस्थित होंगे। अगर कोई एक पाथवे डिस्टर्ब भी होता है
तो दूसरे जो अदर पाथवेज हैं उनके द्वारा एनर्जी ट्रांसफ़र पहले के जैसा होता रहेगा। तो जितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी होगी कोई भी इकोसिस्टम उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। अब देखिए इकोसिस्टम इनस्टेबिलिटी क्या होती है, वही जो पहले बताया जा चुका है कि a state when the ecosystem is unable to adjust with environmental changes. This happens when the environmental changes are continuous and enormous, and these changes exceed the resilience or capacity of the ecosystem. ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं कि अगर मास फेलिंग हो रही है किसी जंगल में, बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ काटे जा रहे हैं, तो बहुत बड़ा एरिया उनका वीदरिंग और इरोज़न के लिए वो ज़मीन एक्सपोज्ड हो जाएगी, जंगल हट जाएंगे, वेजिटेशन हट जाएगी, तो वो ज़मीन एक्सपोज्ड हो जाएगी वीदरिंग और इरोज़न के लिए। अब वीदरिंग इरोज़न से क्या होगा कि न्यूट्रिएंट्स जो है वो बह जाएंगे, सरफेस रन ऑफ के साथ, बहते पानी के साथ वो न्यूट्रिएंट्स बह जाएंगे, और फिर रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट कम्युनिटी इज़ नॉट पॉसिबल। तो फिर से फॉरेस्ट कम्युनिटी उत्पन्न नहीं हो पाएगी। अब बहुत सारे ह्यूमन फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इकोसिस्टम इंस्टेबिलिटी आती है, जैसे कि बहुत बड़े पैमाने पे पेड़ों का काटे जाना और एक्सोटिक स्पीशीज़ का इंट्रोडक्शन, पशुओं की पोचिंग या शिकार जिसे आप कहते हैं, और अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन में लैंड यूज़ चेंजेस, बहुत तरह के केमिकल्स का नेचुरल एनवायरनमेंट में इंट्रोडक्शन, ठीक है, जैसे फर्टिलाइज़र्स हैं, हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल्स, और ग्रीन हाउस गैसेस और ओजोन डिप्लीशन का होना, और इन्वायरमेंटल प्रोसेसेस को ह्यूमन द्वारा मैनिपुलेट किया जाना, और बहुत सारा पॉल्यूशन किया जाना। तो ये सब चीज़ें आप लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे और जानते भी होंगे। तो इस प्रकार हमने आज इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी और उनके अलग अलग जो फैक्टर्स हैं उनको प्रभावित करने वाले उनको देखा, और जो ह्यूमन फैक्टर्स हैं उनको भी देखा। धन्यवाद।